जाने का कह रहा हूँ कि आ तो जाते हो लेकिन जल्दी चले जाते हो, वो मैं कह रहा हूँ। आने का फड्डा नहीं कर रहा, आ तो जा रहे हो, हर पांचों क्लास में आ रहे हो दिन की, लेकिन जल्दी चले जा रहे हो ना, आधी आधी क्लास करके जा रहे हो। उसमें मेरे को मसला है ना। आज नहीं जाओगे? अच्छा। और फिर देके टोपी देके चाटो जाओगे, फिर तुम खाना आ जाएगा तुम्हारा, फिर तुमसे भूख संभाली नहीं जाएगी। तो अब खाना सामने रखा हुआ तो कैसे संभाल लूंगा मैं? अच्छा, वहां पे तुम टॉम एंड जेरी देख के जो है खा सकते हो, लेकिन तुम ये लेक्चर लेके नहीं खा सकते। नहीं, मैं आपकी आवाज सुनते हुए खाता हूँ। उफ, ओ मतलब तुम्हें पता नहीं क्या समझ लिया मुझे। अच्छा जी, ऐसा हिसाब किताब है। देखो मक्खन लगा रहे हो ना जो, भैंसे गालियां दे रही हैं इस बात पे कि साले दूध नहीं देंगे आज के बाद। अच्छा जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहानी शुरू करते हैं भाई। अच्छा, तुमसे कह रहे हैं कि यूज, आ गए भाई, हुए जो अमीर लोग थे, अमीर लोग आ गए भाई, प्रिंटर वाले जो हजरात थे। अच्छा नहीं, अजीब सी बात है, आ गए हो भाई, तुम लोग आ गए हो। जी सर। ओके, बढ़िया, आ जाओ। अच्छा जी, तुम्हें पता है कि भाई वर्क डन तुम्हारे पास होता है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके। तुमने कहा कि भाई फोर्स होता है केजी मीटर सेकंड नेगेटिव टू इंटू मीटर्स, तो तुमने कहा कि केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, सॉरी केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ओके भाई। आ जाओ भाई, वजी से कराएंगे, वजी बेटा रीड कर लेगा वजी। वजी प्लीज रीड कर ले यार। सर 1 मिनट दे दें, इंटरनेट का मसला रिजॉल्व कर दूं, अरे बहुत आवाज हो रही है। यार, अच्छा, चल चलिए चलिए, सेट है। सही हो गया, सही हो गया, आवाज सही आ रही है मेरी, हाँ पढ़ूं? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। The energy is stored in an electrical component is given by equals to q square over 2c, where q is charge and c is a constant. Use the equation and the information in A to determine the SI base unit of C. ओके। अच्छा जी, सबसे पहले तो सी को मिला लो सब्जेक्ट, सी बन गया सब्जेक्ट, क्यू ओवर टू ई। उसने कहा कि भाई ई इज बेसिकली द एनर्जी स्टोर, उसने वर्क डन की पिछले तुमसे काम करवा लिया हुआ है। सही, तुम उठा के रख दो। चार्ज की क्या होता है भाई, चार्ज का फॉर्मूला बताएगा भाई, क्यू इक्वल्स टू आई टी होता था, है ना। सो ए एस हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा ए एस। सर ये करंट का फॉर्मूला नहीं होता? हाँ करंट का, चार्ज का होता है ना, नहीं नहीं, चार्ज करंट और का तो आई करंट। आर होता है। वी इक्वल्स टू आई आर होता है। सही हो गया। फिर वो देर नहीं लगा। कहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाए, अच्छा ये यहाँ पे, ओके सॉरी। सी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एस स्क्वायर डिवाइड बाई टू, अच्छा टू की ज़रूरत नहीं, कटा दोगे। और के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड नेगेटिव टू, सही है। ये सारा ऊपर से मैंने कॉपी कर दिया, सही है। अच्छा जनाब, एस को ऊपर भेजोगे तो एस पावर फोर हो जाएगा, तो तुम्हारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर देन एस सर पावर फोर। सर इसमें हाँ जी। ई क्या है, ई? ई उसने कहा है कि एनर्जी स्टोर है ब्रो, सही है, उसने कहा है कि ई एनर्जी स्टोर है, राइट। और एनर्जी स्टोर और वर्क डन बेसिकली एक ही चीज़ है, राइट। तो वर्क डन की जो हमने पिछली वाली पार्ट से जो एक्सप्रेशन निकाली है ना, हमने उसकी को आगे यूज़ कर लिया, राइट। समझ रहा है भाई, कुछ तो बोल। जी जी सर, समझ रहा हूँ, सही समझ है। रहा हूँ। अच्छा, और देखो अगर किसी पार्ट में फंस जाओ ना पेपर में, तो पिछले वाले पार्ट का आंसर इस्तेमाल कर लेना, अगले पार्ट में कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल हो जाएगा। आ जाओ तो भाई, रीड कर लियो तो। आगे करूँ? हम्म। Measurements of constant current in a wire are taken using an analog ammeter. For these measurements, describe one possible cause of a random error and a systematic error. हो गया। अच्छा जी। अच्छा, अभी जो हमने लैब में सुबह में इस्तेमाल किया था वो कौन सा वो था एमीटर, वो डिजिटल एमीटर था कि जिसमें डिजिट्स लिखे हुए आ रहे थे, राइट। एनालॉग एमीटर वो होता है जो वो होता है ना कांटे वाला जो होता है, समझ रहे हैं, जो उसमें हवा वाले के पास लगा हुआ होता है, समझ पा रहे हो। सो वो हमारे पास एनालॉग एमीटर होता है, ओके। सो एनालॉग एमीटर के अंदर निडल चल रही होती है, सही है। सो अब निडल के अंदर रैंडम एरर क्या आएगा कि भाई फ्लक्चुएशन होगी, तो उसकी वजह से जो है ना वो निडल अगर कांस्टेंट नहीं आएगी एक फिक्स पॉइंट पे, तो तुम्हारे पास एक रैंडम एरर आ सकता है। सही है, तुम्हारे पास जो है पैरालेक्स एरर, उसके अंदर तुम बना सकते हो कि भाई तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम कर रहा है, सही है। तुम इसके अलावा क्या कह सकते हो रैंडम एरर के अंदर, बस यही दो चीज़ें कह सकते सर हो। पैरेलल से रैंडम एरर में आता है। हाँ ना। ओके सर। फ्लक्स क्या था पहले वाला, फ्लक्चुएशन रीडिंग? फ्लक्चुएशन रीडिंग के अंदर फ्लक्चुएशन तुम कह सकते हो, सही है। क्या सही है? है। देखो सर ये तुम्हें, बस हम हम्म,
बोलो बोलो। उधर यूज कर सकते हैं क्योंकि वो जिधर हिल रहा हो नीडल वगैरह। हाँ। सही हो Sir, गया। can we also say reading is not done perpendicularly to या either way? दैट इज बेसिकली द पैरालेक्स एरर ना। ओके, सो वी कैन से दैट के if for these we may describe one possible, okay, if the measurements are taken from the different angles, okay, so आपके पास जो है ना there will be the random error, okay, so you have to describe one possible cause, okay, you're not, no, you're not supposed to describe the error, you are supposed to describe how it occurs, okay. And one possible systematic error, very easy, calibration बोला हूँ, zero error सही है, which can be done, which can be rectified, खत्म कर सकते हो तुम using अब आप जब उसको recalibrate करोगे, right, so आप कह सकते हो कि zero error in the apparatus okay, क्लियर हो गया भाई, चलो आ जाओ भाई, लेट्स मूव ऑन, आगे आ जाओ। भाई न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन लिख दो, जल्दी 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 आ जाओ, चैट बॉक्स में आ जाओ प्लीज, जल्दी से आ जाओ। न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन लिख दो क्विक। एफ इक्वल्स टू एम ए की डेफिनेशन लिख दो जल्दी से, शाबाश। न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन क्विक क्विक क्विक। ओके, सही हो गया। सर वो पिछले दिन आपने फर्स्ट लॉ के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी कहा था ना? हाँ जी, कांस्टेंट वेलोसिटी कहा था, ओके। ओके। अरे यार शहीर ने लिख ली यार, है भी यार, शहीर बहुत सही भाई, मैं तो अंडर एस्टिमेट ही कर गया था। अरे माले क्या क्या लिख रहा है भाई, चैट जीपीटी से लिख रहा है, खुद से लिख रहा है। सर मैंने तो काशान राशिद के नोट्स में से नोट्स बनाए हुए थे, है मालिक कि तुमने ओ बता लेवल्स रहा के हूँ। नोट पकड़ लिए हैं, ऐसा नहीं करो यार, फंस जाओगे। ए लेवल्स में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो काशन भाई के ओ लेवल्स के नोट हैं, समझ लो। क्या समझा? नहीं नहीं भाई, लेवल्स की नहीं, अच्छा लेकिन वो ये वो लेवल्स की डेफिनेशन। हाँ, अब ओ लेवल्स भी खत्म हो गई है। तुम लिखते हो कि भाई हाँ। हाँ जी, रिजल्टेंट फोर्स is directly proportional to the rate of change of momentum। सर एक सेकंड के लिए वो सिस्टमैटिक एरर वाला दिखा हाँ जी भाई, बोल देखो। रही आ जाओ भाई। यार ये दूसरा वाला इब्राहिम हमारे आसपास है, जरा प्लीज रीड कर लो अगर हो तो। यस इब्राहिम भाई, प्लीज रीड द क्वेश्चन यार। नॉट नियर बाय, ओके, किसी और से करवा लें। मुबीन आप रीड A कर लो delivery प्लीज। company अच्छा आ गया आ suggests गया। using a remote control aircraft to drop a parcel into a garden of a customer. When the aircraft is vertically above point P on the ground, it releases the parcel with a velocity that is horizontal and the magnitude of 5.4 meter per second. The path of the parcel is shown in figure 2.1. The parcel takes a time of 0.81 seconds after its release to reach point Q on the horizontal ground. Assume air resistance is negligible. On figure 2.1, draw an arrow from point X to show the direction of the acceleration of the parcel when it is at the point. ओके, क्या बनेगी, कैसे बनेगी? क्या ऐसे बनेगी, या फिर क्या ऐसे बनेगी, या फिर क्या यूं बनेगी? व्हाट डू यू थिंक? या फिर क्या जस्ट यूं बनेगी?
वन टू थ्री फोर, एनीवन? यस, कोई भी बता दो, वन टू थ्री फोर क्या होगा, विद रीजन प्लीज। सर वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में बनती। वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो कौन सा, फोर कह रहे हो, थ्री कह रहे हो? थ्री। थ्री। अच्छा, और भी कोई है भाई थ्री कहने वाला, या और किसी के जहन में कोई और चीज आ रही? सर वन। वन, क्या रीजन भाई? सर वो डाउनवर्ड्स होती है एट एवरी पॉइंट ऑफ ऑलवेज, एक्सेलरेशन। ऑलवेज का हिसाब किताब है ये? सो मतलब हमेशा का हिसाब किताब है ये, कभी कभार ऐसा होगा कभी वैसा होगा? सर हमेशा का। हमेशा का हिसाब किताब है, बढ़िया। ओके हसाम, क्या कहना चाह रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं, वन कह रहा हूँ। अच्छा, वन ही कह रहे हो, सही हो गया। मुबीन वन ही है ना यार, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? सही है ना, वो थ्री नहीं होता यार, वो ग्रेविटी, ग्रेविटी हमेशा परपेंडिकुलर लगती है, सही है। सो तुमने जस्ट यहाँ पे बनाना है, ये ग्रेविटी आ गई, सेट हो गया। आगे आ जाओ तो भाई। सर सारे केसेस में सिर्फ डाउनवर्ड ही होती है। ऑलवेज, ऑलवेज। अगर तो ग्रेविटी है तो हमेशा वो ग्रेविटी अंडर, ये इसी डायरेक्शन में हो। ओके। आ जाओ भाई इब्राहिम, आ जाओ। Determine the height edge of the parcel above the ground when it is released. ओके, व्हेन इट इज रिलीज्ड, ओके क्या करेंगे भाई? उसने टाइम दे रखा है कि भाई रिलीज टिल इट रीचेस ऑन द ग्राउंड, ओके। ओके, सो एस यू वी ए एन टी, सही है। डिस्प्लेसमेंट इज अननोन, सही है, एच की फॉर्म में है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी इज अननोन। एक्सेलरेशन ऑब्वियसली बात है 9.81 है, हम नीचे आ रहे हैं। टाइम हमारे पास है 0.81। हाँ जी इब्राहिम, क्या कहोगे? सर वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अबे एच इनिशियल इक्वल्स वेलोसिटी टू तो बता यू टी पहले, अबे प्लस। अबे अबे इनिशियल वेलोसिटी तो बता पहले। ये क्या होगा? उसने कहा तुमने हॉरिजॉन्टल फेंक दिया उसको, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हुई? नहीं, जीरो। यस, समझ रहे हो इब्राहिम, समझ रहे हो? देखो जब आप कोई भी चीज़ को हॉरिजॉन्टली लॉन्च कर रहे हो, तो उसकी इनिशियल वर्टिकल ऑलवेज जीरो होगी, राइट? ये हो गया जीरो, सही है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। एंड हैं, ये यूज़ कर लें, अच्छा ये यूज़ कर लेते हैं। सो यू टी वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है। एस बिकम एच, 1/2 इंटू 9.81 इंटू 0.81 स्क्वायर, कितना आ रहा है? 3.2। 3.4। बच्चे 3.2 बोल रहे हैं, ओके 3.2 ले लेते हैं बस। ओके, गुड हो गया, प्लीज़ आगे आ जाइए। Calculate the horizontal distance d between points Q and P and Q. पी एन क्यू, ओके पी एन क्यू क्या है भाई? उसने कहा कि भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोले तो ये वाला डिस्टेंस डी। क्या करेंगे भाई, कोई आइडिया भाई, कोई तिकड़म, कोई सोच, कोई खुराफात? हाँ जी, सर एक बार डायग्राम डायग्राम दिखा सकते? बिल्कुल देखिए यार, शौक से देखिए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से दे रखी है 5.4 बाय द वे, सही है। हाँ जी। सर स्पीड इनटू टाइम। ओए होए, वेरी गुड। और क्योंकि आपको पता है कि भाई हॉरिजॉन्टली जो है वो इसकी एक्सेलेरेशन जीरो है, सो वी आर ओनली अलाउड टू यूज दिस फार्मूला। सो 5.4 टाइम क्या ले लेंगे भाई? 0.81। 0.81 सेकेंड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। निकाल दो भाई, कितना आ रहा है? 4.4 बच्चे बता रहे हैं। ओके जी, आगे आ जाओ। Another parcel is accidentally released from rest by a different aircraft when it is hovering at a greater height above the ground. Air resistance is now significant. हम्म। On figure 2.1, draw arrows to show the direction of forces acting on the parcel as it falls vertically downwards. Label each arrow with the name of the ओके, अच्छा उसने कहा हॉवरिंग, हॉवरिंग, हॉवरिंग एट अ ग्रेटर हाइट अबव द ग्राउंड। हॉवरिंग का क्या मतलब हुआ? यस, जैसे हेलीकॉप्टर होता है ना, इट हॉवर्स, वो हवा में, आप कह लो कि लटक रहा होता है, या हवा में जो है ना वो कर रहा होता है, यानी मतलब रुका हुआ होता है हवा में, सही है। सो ये वो वाला केस है सॉर्ट ऑफ। सो इसकी वेट आ जाएगा नीचे, सही है। एंड द hovering इज बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एयर रेजिस्टेंस, राइट। सो एयर रेजिस्टेंस आपने लगा दी पीछे को, समझता है भाई? हाँ ना बोल प्लीज। सो वेट आ गया एंड Yes. एयर रेजिस्टेंस आ गई
एयर रेजिस्टेंस। अच्छा, मैंने इसका एरो जान के थोड़ा बड़ा बनाया क्योंकि उन्होंने हॉवरिंग लिखा हुआ है इस वजह से। लेकिन ना इसकी में 2 नंबर दे रहा है, 2 नंबर में ना इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट बाय द वे हम चेक कर लेते हैं, सही है, ताकि हमारी थोड़ी सी ना अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए। सही है। सर, और हाँ बोल भाई। जब वो लिक्विड हाई वो हाई। अपना होता है ना। हाँ जी। ये एयर में भी अब थ्रस्ट होता है, बट वो बहुत छोटा सा होता है, इग्नोर करा देते हैं उसको। इधर नहीं बनाएंगे मुझे। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। By considering the forces acting on the parcel state and explain with the variation, if any, on the acceleration of the parcel as it moved downwards before it reaches constant speed. ओए होए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 64 दफा पूछ चुका है वो तुमसे, है ना? बताएगा? Sir, air resistance increases. ओके, किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। ओके, वेरी गुड, हो गया। और क्या चीज़ होगा? वेट के साथ क्या होगा? वेट कांस्टेंट होगा या वेट डिक्रीज होगा आपके ख्याल में? Constantly वेट कांस्टेंट change. रहेगा, ओके। वेरी गुड। एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, वेट कांस्टेंट, रिजल्टेंट फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगी। ओके, बढ़िया। तो उसकी वजह से एक्सेलेरेशन कम होनी चाहिए, ओके। बेटा जल्दी जल्दी जो जो लिख रहा है प्लीज लिख के भेजते रहना, ओके? या तो जूम की चैट पे भेजो या फिर व्हाट्सएप चैट पे भेजो, अगर पिक्चर लेके भेजो, अगर यहाँ पे लिख के भेजो भेजो, जैसे भेजना है भेजो, बस मुझे रिसीव होना चाहिए, ओके? चलो, मैं जब तक लिख रहा हूँ तुम लोग लिख के मुझे रिसीव कराओ जल्दी से, एज सुन एज पॉसिबल। ओके, मैं कह रहा हूँ कि भाई वेट ऑफ द, सर क्या मुझे सुन सकते हैं? क्या कर सकता हूँ? सुन सकते हैं मुझे? सुन सकता हूँ? हाँ। क्यों, क्या चीज़ सुना रहे हो तुम? नहीं मतलब आवाज सही आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आवाज़ सही आ रही है। लेकिन किसी और डिवाइस से ज्वाइन की हो गया? वेट ऑफ द ब्लॉक इज नहीं नहीं, मैं तो एयरपोर्ट वाले की बात कर रहा हूँ, चेक करके। अबे अबे साले बगैर शर्म नहीं आ रही तुझे? अरे यार, बेकार है बेटा, छोड़ दे, 2,000 रुपये जाया हो जाएंगे। अरे भाई वो घर वाले बोल रहे हैं पूरे घर को बुला के सुना दो सारा। अच्छा। अबे यार, as the speed increases there is resistance is enforcement। ओए, एक और चीज लिखनी है ब्रो, वेट को भी मेंशन करना होता है। इब्राहिम, वेट को भी मेंशन करना होता है। वेट कांस्टेंट एंड एयर रेजिस्टेंस increases with the velocity। सर बोलिए। सर अगर हम इधर भी वेलोसिटी के बगैर लाइक बजाय स्पीड मेंशन कर दें तो वो गलत होगा? नहीं। ओके। अच्छा जी, हंसा फरमाती हैं कि and decreases to वे अच्छा जी, वेट बैलेंस। ब्रो मुबीन, एक्सेलेरेशन के बारे में क्यों नहीं लिखा कुछ? एक्सेलेरेशन के बारे में आपने नहीं लिखा है। मनाहिल कहती हैं, हाँ जी रुवायत में देखने लगा हूँ। मनाहिल कहती हैं ओके, वेट इज कांस्टेंट, फोर्स डिक्रीज एंड एक्सेलेरेशन डिक्रीज, ओके वेरी गुड। मनाहिल, लेकिन इसको ऐसे लिखते हैं ना कि द रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस टू जीरो सो द एक्सेलेरेशन डिक्रीज टू जीरो। समझ रही हो ना मनाहिल? increases, acceleration increases when the radius is equals to weight, acceleration zero. Fine. Provide you should add one extra point in it। मैं बताता हूँ। भाई कहता है कि टाउन, ओके। एंड प्यारे बच्चों, तुम लोग ने वेट के बारे में तो लिखा ही नहीं। बच्चों, वेट को भी तो मेंशन करोगे ना। उसने कहा है बाय कंसीडरिंग द फोर्सेस एक्टिंग, ऑल द फोर्सेस, राइट? सो व्हाई यू गाइस नॉट कंसीडरिंग द वेट इन योर आंसर्स, राइट? सो यू शुड हैव टू कंसीडर द वेट, के वेट के साथ हो क्या रहा है पहले, ओके? सो यू शुड हैव टू टेल कि भाई वेट इज कांस्टेंट एंड एक्टिंग डाउनवर्ड, अगर लिखना चाहो तो लिख दो। राइट, रेजिस्टिव फोर्स इंक्रीजेस विद द वेलोसिटी, ओके। ये दो बात हो गई। एंड देन ओके, द
तुम बीच में अगर इनकी डायरेक्शन एक ऐड करना चाहो तो अच्छा आंसर बन सकता है कि ओके, सिंस both the forces are opposite, so resultant force will be decreases. ओके, ये हो गया। अच्छा, जब रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि आपके पास, इसे तुमने नहीं भेजा, इसे भेज दिया यार। सर मैं आपको सुन रही हूँ। बेटा सुन सुन के ना सुननी हो जाओगी, दिमाग शार्ट हो जाएगा, तो इसे लिख के भेज भी दो कुछ। और क्या खा अच्छा। रही हो बैठ के? खाना। अरे भैया, हैवी क्या बना? कोरवा। अरे यार, कितनी रोटियां खा रही हो? चावल के साथ खा। अरे यार, ये तो तुमको इंडिया इंडिया से ताल्लुक तो नहीं तुम्हारा, गलती से मेरी तरह, है ना? हाँ सर उधर ही। अरे बेहतरीन हो गया ये तो, बस यार, निहारी के साथ चावल, कोरमे के साथ चावल, अरे यार, हैवी हाँ हैवी सर हैवी, सब चीजों के साथ चावल। बेहतरीन हो गया ये तो। चलो, ओके 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 फाइन। सो सिंस both the forces are opposite, so the resultant force will be decreases, decreases, okay. अच्छा, फिर उसके बाद when, okay, when air resistance, when air resistance um, become equal to the weight, okay, the resultant force will be zero, okay, and hence acceleration will be zero, okay, और velocity सर constant हो जाएगी। हाँ बोलो। ये जो आखिरी पॉइंट आपने बोला है बिफोर इट रीचेस कांस्टेंट टर्मिनल स्पीड, तो हम हम्म, आखिरी तो नहीं लिखेंगे ना? आखिर क्या क्या क्या? मतलब रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो एंड हेंस एक्सेलरेशन विल बी जीरो। सर ये हम्म, हो जाता है जब इट रीचेस कांस्टेंट स्पीड, है ना? तो हाँ ये जी। पॉइंट लिखेंगे। हाँ ना, तो उसने बोल दिया ना कि इट रीचेस द कांस्टेंट स्पीड ना, तो इस वजह से मैं लिख रहा हूँ ना। देखो तुम लोग सब, अच्छा उसने बोल दूसरा, दूसरा पॉइंट तुम लोग ने ये बंद किया हुआ है कि तुम लोग सब ने ये कहा हुआ है कि जस्ट डिक्रीजेस, तुमने ये नहीं बताया कि डिक्रीजेस हो रहा है तो इक्वल टू, दोनों इक्वल भी आ रहे हैं। तुम लोग ने, बहुत सारे लोगों ने ये नहीं बताया हुआ, ओके। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल सेज कि भाई ओके, द एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विच मेक द रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, राइट? तुम लोग ने ये बोला भाई, जिन्होंने ये बोला भाई देखो ये भी गलत है, ओके। क्योंकि उसने कहा है कि रीचेज द कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है इसका मतलब है कि द रिजल्टेंट फोर्स is all the way decreasing, decreases to zero, and the acceleration is also decreases to zero। आपने ये मेंशन करना है, ओके। फिर हाँ बोलो। लेकिन उन्होंने बोला बिफोर इट रीचेस कांस्टेंट टर्मिनल स्पीड। अच्छा, ऐसा भी बोला है? चलो, सही, कोई मसला नहीं है, अगर ऐड करो कोई मसला नहीं है। लंबी हो जाएगी, एक आधा पॉइंट काटेंगे नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, फाइन फाइन फाइन, सही है, फिर सही है, फिर फिर सही है, फिर सही है, फिर सही है। हम्म। और सर वो अक्सर कहते हैं कि जब एयर रेजिस्टेंस होता है तो फिर वो बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो सर एयर रेजिस्टेंस के साथ कम ट्रैवल करेगा ना डिस्टेंस। हाँ देखो, ये डिपेंड करता है कि जा कहाँ रहे हो। सही है, देखो अगर आप किसी भी चीज़ को ऊपर फेंक रहे हो, सही है, अब दो केस है, सही, अगर तो वो विदाउट एनी एयर रेजिस्टेंस है और विद द एयर रेजिस्टेंस है, राइट? सो अगर विदाउट एनी एयर रेजिस्टेंस है, सही है, तो उस पे जो डीसेलेरेशन है वो 9.81 की नेगेटिव में, सही है। तो इस वजह से उसने एक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम उसका आ जाएगा, राइट? लेकिन जब आप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस उसको फेंक रहे हो, सही है, तो अब क्या होगा? अब उस पर जो डीसेलेरेशन है ग्रेविटी की भी है, प्लस अपोजिंग फोर्स जो एयर रेजिस्टेंस की होगी वो भी साथ मिल के एक्ट करेगी, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डीसेलेरेशन विल बी लार्जर, राइट? सो जो तुम्हारे पास ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी होगा, सही है। सो तुम्हारे पास जब ए एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा, सो योर डेल्टा टी विल बी डिक्रीज, राइट? सो यू रिक्वायर्ड लेसर टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, राइट? समझ रहे?
बट प्लीज मेक श्योर कि जो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी वो पहले वाले मोशन की मैक्सिमम हाइट से कम होगी। क्या मतलब है, क्या मतलब है? खिचड़ी बन रही है, मैं बताता हूँ। देखो, तुमने इसको भेजा, ये गया यहाँ तक ऊपर, सही है, एंड देन टेक अ टर्न, और फिर वो नीचे आ गया यहाँ से, सही है। ये पहला केस है, नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर, सही है। दूसरा केस, सही है, दूसरा केस है, उसके अंदर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, राइट। अब उसने जो है वो मैक्सिमम हाइट जो कवर करनी है वो उसकी इतनी नहीं होगी जितनी इसकी, राइट, वो उसकी छोटी होने वाली है, सही है। इसकी मैक्स हाइट ये है, ओके, मैक्स हाइट, और इसकी मैक्स हाइट ज्यादा है, राइट। अच्छा, तुम बता सकते हो कि भाई पहले वाले की मैक्स हाइट ज्यादा है इसलिए क्योंकि डिसेलेरेशन की वैल्यू कम है, इसके अंदर डिसेलेरेशन है जस्ट 9.81, सही है, नेगेटिव में। और इसके अंदर जो डिसेलेरेशन है, इसके अंदर जो डिसेलेरेशन है वो -9.81 प्लस द डिसेलेरेशन कॉज बाय द एयर रेजिस्टेंस, ओके, प्लस द डिसेलेरेशन कॉज बाय द एयर रेजिस्टेंस, राइट, एयर रेजिस्टेंस, सही। सो इसके अंदर जब डिसेलेरेशन ज्यादा है तो इसके अंदर मैक्सिमम हाइट रीच वो कम होगा, राइट। तो तुम्हें ये दो चीजें अलग अलग है, राइट। पहली तो ये चीज है कि विदाउट एनी एयर रेजिस्टेंस इट विल गोइंग टू ट्रैवल greater distance before attaining the maximum height compared to if it is traveling in the air, so it will achieve lesser maximum distance, okay, ये एक बात हो गई, due to the fact that in the air resistance the deceleration force will be greater than in a vacuum, right, एक बात हो गई। और ऑब्वियस सी बात है जब उसका डिसेलेरेशन कम है तो उसको जो टाइम टाइम टेकन लगेगा वो ज्यादा लगेगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, और उसको टाइम टेकन कम लगेगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। बट यस, ये कह दोगे, सही हो गया, क्लियर है, इब्राहिम समझ गया? जी सर। गुड हो गया। यही चीज प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर भी, यही चीज वर्टिकल मोशन के अंदर भी, ओके। यहाँ पे वर्टिकल मोशन तो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, ओके। आज वी डिस्क्राइब द एनर्जी कंजर्वेशन दैट अकर व्हेन द पार्सल इज फॉलिंग थ्रू द एयर एट अ कांस्टेंट, अरे भैया हैवी, शहीद बेटा सही लिखा है, मैं पढ़ा हूँ यार, मैंने सारा आंसर पढ़ा तेरा यार। अरे यार कौन से पेपर पहले कर रखा है, तुम फौरन फौरन ठक ठक जवाब दे रही हो, क्या वजह? जो तुम्हारा दिमाग चल रहा है? अरे यार, गुड है, गुड है, गुरु। ओए काइनेटिक में क्यों जा रहे हो, जीपी टू काइनेटिक क्यों जा रहे हो? उसने कहा कि भाई फॉलोइंग विद द टर्मिनल वेलोसिटी ना, मेरी जान, सुन रहा है? ओके, सही है। सो जीपीई, जीपीई टू काइनेटिक एनर्जी इज नॉट जीरो बच्चा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, जीपीई will convert into थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, समझ गए हो, सर समझ गए हो? ये तो सर मसला तो नहीं? क्या बोल रहे हो मुबिन, क्या बोल रहे अगर हो? हम हीट लिखें तो मसला तो नहीं? क्या लिखेंगे? हीट। हाँ कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ओके। ईशा आप क्या बोल रही सर हैं? ये के ई क्यों नहीं चेंज होगा, कन्वर्ट क्यों नहीं होगा के क्यों में? होना चाहिए आपके ख्याल में? बच्चों देखो सर ना, गिर, लाइक इट्स फॉलिंग थ्रू हाँ द हाँ, एयर नहीं? बच्चों उसने कहा तो कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी से ना, कांस्टेंट स्पीड से, तो स्पीड इज नॉट चेंजिंग, इट विल हैव सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बट द इंक्रीज और द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी will not be there, okay, so the kinetic energy will have a fixed value, right, समझ रहे हो? ओके। तो अगर फिक्स वैल्यू तो इसका मतलब है ना तो वो काइनेटिक एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो रही है, ना तो कोई दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज होके काइनेटिक बन रही है, राइट। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, ओके, समझ गए ना? ओके, यस। परफेक्ट, आ जाओ भाई। अरे भैया हैवी क्वेश्चन आ गया, हैवी क्वेश्चन आ गया। अच्छा जी जरा जल्दी जल्दी आ जाओ, चैट बॉक्स में आ जाओ, जरा जल्दी जल्दी लिख दो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिख दो जल्दी से, क्विक, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। शहीर शहीर मैं वेट कर रहा हूँ। अरे यार, हैवी हैवी हैवी, ओके गुड गुड गुड, ओके गुड, ओके गुड 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 गुड। खंसा के आंसर सबसे पहले आते हैं ना, बस मुझे वही शक हो जाता है। अरे यार, ओके फाइन ब्रो, खंसा 21 का नहीं वेरिएंट करना था यार, 21 वेरिएंट नहीं करना था यार।
अबाउट एनी पॉइंट, वेरी गुड यार शेर, तो तुम शबा शेर कहाँ से देख के लिख रहे हो? शेर कसम खा के बताओ किसकी, तुम ये कहाँ से देख के लिख रहे हो ये तो तुमने नहीं लिखा, इतना अच्छा तो किसी ने भी नहीं लिखा जितना तुम लिख रहे हो। अरे यार हैवी, ये तो मैंने भी नहीं करवाया यार, किससे पढ़ा तुमने? ओके गुड है गुड है। सो अरे अच्छा ऐसा करा हुआ है तुमने, पेपर में तो ऐसी मार्किंग की नहीं है, मैंने मार्किंग की भी रट्टा लगाई है। अच्छा जी फाइन। रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, ओके, एंड रिजल्टेंट मोमेंट, मनाइल का क्यों नहीं आ रहा? मनाइल तुम नहीं लिख रही हो, तुम्हें पता होगा तो इसी जो टेंशन नहीं है, रिजल्टेंट लिखा है। अरे मैंने क्यों नहीं देखा? अच्छा एम वाले बहुत सारे हजरात हैं, नहीं यार नहीं देखा। अरे मैं नहीं नहीं मिल गया सॉरी सॉरी, रिजल्टेंट मोमेंट इज जीरो, गुड हो गया। अच्छा बाय द वे अगर तुम इसको और अच्छा करना चाहो, सो तुम इसको और अच्छा इस तरह से कर सकते हो कि भाई रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो इन ऑल द डायरेक्शन, सही है, ये इसको एक चीज तुम अच्छा कर सकते हो, इन ऑल द डायरेक्शन राइट। ये तुम्हारा आंसर ना मतलब हटो बच्चों हो जाएगा, समझ लो। एंड अरे यार, ओके, अरे यार हैवी, ओके एंड एंड रिजल्टेंट मोमेंट इज जीरो अबाउट अ पॉइंट, बेटा तेरे ही छाप रहा हूँ मैं, शेर आपका छाप रहा हूँ, अबाउट अ पॉइंट। चलो भाई आ जाओ। कौन करेगा? शेर कर लेगा, शेर शेर बहुत शबाटा जा रहा है, शेर बेटा रीड कर लेगा तो दो को ये दो पार्ट तुमसे कराएंगे, दो किसी और से कराएंगे, थोड़ा मुश्किल वाला है। आ जाओ भाई, ये दो तीन पार्ट तुमने करना है, शेर बेटा आ जा। A sphere of weight 2.4 Newton is suspended by a wire from a fixed point P. A horizontal string is used to hold the sphere in equilibrium with the wire at an angle of 53 degrees to the horizontal, as shown in figure 3.1. Calculate the tension T in the wire. अच्छा जी, सबसे पहले तुम देखो ये टेंशन को इंसान बना दो, ओके, टेंशन इधर उधर भाग रही है, इसको बना दो इंसान, ये बना दिया तुमने टेंशन को इंसान, ये बन गई टी, कॉस होगा साइन होगा, Sine. टी, ओए मेरे को भी गुमराह कर रहा है, टी साइन नहीं होगा कॉस होगा 53, एन टी कॉस 53 ये वाला हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? Yes. ओके, बेटा इनको सही कर लो ना, ये बेकार बेकार सी गलतियों में तुम्हारे नंबर कट रहे हैं बेकार में। ये वाला साइन होगा। ओके आ जाओ भाई। सो कैलकुलेट द टेंशन इन द वायर, क्या करेगा भाई टेंशन इन द वायर निकालने के लिए? उसने कहा इक्विलिब्रियम पे, सर इक्विलिब्रियम बोले तो मतलब वो उस पे रेस्ट पे है। रेस्ट पे तो है, लेकिन रेस्ट इन पीस वाली बातें क्यों कर रहे हो, ये बताओ कि करोगे क्या? तो हम ये करेंगे हम्म। टी साइन 53 करें, हाँ हाँ, कर ऊपर दिया। वाला लेंगे, सही है। हम्म। और सॉल्व अब अबे नहीं ना, उसको इक्वेट कर लो ना, देखो उसने कहा इक्विलिब्रियम का मतलब है अपवर्ड वाली फोर्सेस डाउनवर्ड वाली फोर्सेस के बराबर है, लेफ्टवर्ड वाली फोर्सेस राइटवर्ड के बराबर है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पे, तुमने अभी लिखा, मैंने तुम्हारी डेफिनेशन हाँ छापी। टी सही, टी साइन 53 इक्वल 2.4। वेरी गुड हो गया, 2.4। ओके सो टी इज इक्वल टू 2.4 डिवाइडेड बाय साइन साइन 53। तो थ्री आ रहा है, हमारा बच्चे बता रहे हैं आंसर आ थ्री रहा आ है रहा है, जी, 3 आ रहा है। थ्री आ रहा है, थ्री बच्चे हमारे पॉइंट पास जीरो बहुत, न्यूटन बच्चे बहुत शबाटर बैठे हैं हमारे पास। ओके अच्छा जी आगे आ जाओ। अब हम इस पे कर लें टी कॉस 53। सवाल ओके यहाँ पे से वो डायग्राम निकाल। बिल्कुल देखें यार, आप शौक से देखें। हाँ सो एफ इक्वल टू टी कॉस 53। अरे यार तुम तो सीख गए। टी कॉस 53 इज इक्वल्स टू एफ, टी हम हमारे पास आ गया थ्री, जी अब निकाल 1.8 दो, आ रहा है हमारा। यार लेवल हो गया है तो तुम। बहुत प्यारा रखा हुआ है वन सर सामने। पॉइंट अच्छा ऐसा है, अरे यार लानत है। बकरी को खिला दो बत्ती बना के। अच्छा जी आगे आ जाओ। Dwyer Dwyer has a circular cross section of diameter 0.50 mm. Determine the stress in the wire. ओके अच्छा जी, और क्या फॉर्मूला फॉर्मूला? लगा। उल्टा करके बताओ बेटा, ये ऐसे नहीं देख देख के नहीं बताओ। अच्छा भैया स्ट्रेस इक्वल टू टी अपॉन ए। तो किसको मामू बना रहे हो तुम, या तुम मुझे समझ रहे हो कि मेरे दिमाग में बड़ी अच्छे लिखा हुआ है? क्या समझ रहे हो तुम? यार आप करें ना सॉरी। अच्छा ऐसा करें, चलो कर लेते हैं भाई। अच्छा तुम क्या कह रहे हो कि भाई स्ट्रेस इज इक्वल टू? टी अपॉन ए।
टी अपॉन ए, ओके, फोर्स अपॉन एरिया कर लिया, ओके। Yes. टेंशन तुम्हारे पास आ रही है 3 न्यूटन की, एरिया तुम्हारे पास आ रहा है, डायमीटर दे रखा है भाई, डायमीटर दे रखा है, क्या करोगे, डायमीटर को इंसान कैसे बनाओगे? Diameter पढ़ लेते हैं ना इसको, रेडियस। अच्छा, रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर कर फोर। लेते हैं, ऐसा बोल लो। तो क्या बोल रहे हैं भाई? सर वो ऐसे करें ना, थ्री इसको हम फोर से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर करें, ऐसे? सवाल दिखाएं। देखिए देखिए भाई। अच्छा, और उसने ऊपर ये भी, करें। एक मिनट ना, उसने ये भी तो देखो ना कि द द द वायर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके, डिटरमिन द स्ट्रेस इन द वायर, ओके। अच्छा, एक स्ट्रिंग है, एक वायर है, सो वायर, देखो तुम्हें ये ध्यान में रखना है, तीन तीन चीजें तुम्हारे पास, ओके। सो तुमने किसकी किसकी टेंशन, ये फोर्स स्ट्रिंग के अंदर है, टेंशन वायर के अंदर अंदर है, तो मैं इसलिए जो है ना वायर का मैं ले रहा हूँ, समझ रहे हो? ठीक। सही, तो मैं इसलिए 3 ले रहा ओके, हूँ। मुबीन तुम क्या बोल रहे हो, मुबीन? तो यही पूछ रहे थे। ओके ओके। सो अच्छा जी, सो पाई, अच्छा आर तुम्हारे पास आ जाएगा 0.25, 0.25, अच्छा एक्सपोनेंट, मिलीमीटर एक्सपोनेंट -3, और चूंकि स्क्वायर है तो होल कर दो। इब्राहिम तुम भी समझ रहे हो ना, इब्राहिम तुम्हारे इसी में भंड हो रहे थे। जी सर। सर अब वेरी क्वेश्चन यहाँ गुड। पर -6 करेंगे या नहीं? बच्चे -6 सब करते कि जब ये मिलीमीटर स्क्वायर होता, सही है, तो तब ये एक्सपोनेंट -6 होता, सही हो गया ना? ठीक है, ओके ओके, बस समझ ये आ है। गया। ओके जी। भाई कैलकुलेटर पड़ा है तो निकाल दो। नहीं। तो आपने 3 क्यों लिया था? हम्म। फोर्स कहाँ पे? 3 क्यों ली थी? क्योंकि भाई उसने कहा है टेंशन। कि स्ट्रेस इन द वायर निकालोगे, और वायर के अंदर जो फोर्स है वो टेंशन की फॉर्म में, और टेंशन में 3 निकाली थी इस वजह से, समझ रहे हैं ना? हाँ ना, बोल भाई। ओके, आ जाओ भाई, कितना आया भाई? वन बस, पॉइंट फाइव एक्सपोनेंट सेवन 1.5 एक्सपोनेंट 7। भाई हमारी गाड़ी सही दिशा में जा रही। वन यस। पॉइंट फाइव अच्छा जी। अरे यार चलो, तुमने कह दिया तो मतलब सही, चलो बस बस बस। अभी यहाँ से आगे ईशा नहीं करवाने, ईशा बेटा रीड कर लोगी, ईशा खाना खा लिया है? नहीं, लेकिन मैं रीड कर लूंगी। नहीं नहीं, खाना खा लो, कोई बात नहीं, अगला करवा लेंगे, कोई और करवा लेंगे। मुबीन से करवा दे, मुबीन बेटा रीड कर ले, सर सुनते रहना वो प्लीज। वो पिछले वाला आंसर क्या था? किसका? 1.5 एक्सपोनेंट 7। और ओके, आ जाओ भाई, मुबीन से रीड कर लेगा भाई। The string is disconnected from the spare in B. The spare then swings from its initial rest position A, as illustrated in figure 3.2. The spare reaches maximum speed when it is at bottom of the swing at position B. The distance between P and the center of the sphere is 75 centimeters. Air अच्छा जी। resistance is negligible and energy loss at P are negligible. अच्छा, एक मिनट आगे नहीं जाना, रुको। मुझे बताओ कि ये वाली लेंथ कितनी होने वाली है? 75 + h करेंगे? जी। है? नहीं 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 नहीं। फिर? बस गया बस ये गया। सब हाँ? ये 75 ही रहेगी। क्यों भाई 75 कैसे? सेम स्प्रिंग है ना। अच्छा, अरे यार बच गए यार, तुम लोग फंसे नहीं। ईमान पक्का है मतलब तुम्हारा, अच्छा गुड है, आगे आ जाओ। Show that the vertical distance h between A and B is 15 centimeters. A and B between 15, अच्छा जी, क्या करें? कोई इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगती हुई मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि इन्होंने हमें ये बता रखा है 75 है, सही है। अगर हम ये ट्राइंगल बना लें, सही है, समझ रहे हो? तो ये 55 है, हम ये वाली परपेंडिकुलर लेंथ निकाल सकते हैं, ये वाली, सही है, और उसमें से 75 को माइनस करके नीचे वाली आ जाएगी, क्या बोलता है? जी सर। अगर हम कर लें कि भाई साइन 53 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज विच इज 75, ओके, तो कितना आता है? सर यार 59.89। 59.89। ओके, so this is P2x, और आप कह रहे हो कि इट इज 59.8, ओके। ये आ गया हमारे पास ऊपर वाले का डिस्टेंस, नीचे वाले का डिस्टेंस कितना आएगा? x to b का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 75 minus 7। ओके, 75 माइनस 59.8 आ रहा है कुछ? 60 3.1 आ रहा है। 15.1 बन रहा है, वेरी गुड, हो गया, समझ में आया बच्चों, समझ में आया? चलो, आगे आ जाए भाई।
Calculate the change in gravitational potential energy of the sphere as it moves from A to B. ओके, कैलकुलेट द चेंज मूव फ्रॉम ए टू बी, ओके। चेंज इन जीपी, बेटा देखे दिखाए आंसर नहीं बताओ, होशियारी नहीं करो, थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व कर लो। सही है, ये मैं शहीर को बोल रहा हूँ बाय द वे। सही। शहीर भाई होशियारी ना आपने। अच्छा जी, ओके। ए टू सर बी से। हाँ बोलो सर बोलो। एच और डेल्टा एच की वैल्यू अलग अलग होती किसकी? है, ये जो वो है एलजीएच। हाँ, नहीं नहीं, बस वो उसने कहा है कि चेंज निकाल दो ना, तो इस वजह से चेंज के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा है बस। मतलब वो उनको बस पता चल जाएगा कि थोड़ा सा अच्छा अच्छा पढ़ के आ रहे हैं हम। वो है, लिटरेट लोग हैं, इलिटरेट नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा बच्चा। वो एच यही यही वाली लेना है, यही लेना है। सही है ना? ओके। आ जाओ भाई, क्या आ कि- जाएगा? 15 ले लोगे? सही है। अबे आवाज़ कट रही है तेरी, नेट का मसला आ रहा है, आवाज़ सही करेगा। अच्छा जी, स्फेयर का मास कहाँ से लाओगे? स्फेयर का मास, ये वेट ही दे रखा है डायरेक्ट, 2.4। 2.4 इंटू 15, 15 सेंटीमीटर हमने निकाले, तो कन्वर्ट कर लेना प्लीज, 0.15। कितना आया? यार, इतने शपाटर 0.36. शपाटर लोग बैठे हुए हैं यार हमारे पास। 0.36। कंसा प्लीज सॉल्व भी कर लो यार। ओके, आगे आजा भाई। Use your answer in CII to determine the speed of the ball at B. ओके, एट बी, ओके। यूज यूज व्हाट? सी पार्ट 2। अच्छा जी, क्या करोगे? For total energy at A equals to total energy at B. गुड हो गया। अच्छा, उसने कहा कि टोटल, अरे भैया हैवी बता दिया तुमने। सो टोटल एनर्जी एट ए, सही, शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, बढ़िया। सही है। अच्छा, टोटल एनर्जी जो ए की फॉर्म में, वो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? वो तुम्हारे पास हो जाएगी बेसिकली काइनेटिक और पोटेंशियल की फॉर्म में, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की फॉर्म में, राइट। बट तुम्हें उसने दिखा रखा है कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, सो काइनेटिक जीरो हो गई है। सही है, ओके। बट पोटेंशियल तुम्हारे पास आएगी, सही है। अच्छा जनाब, सो पोटेंशियल तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी? वो तुमने एमजीएच से निकाल लिया अभी पिछले वाले पार्ट में, और वही एमजीएच वाली एनर्जी लूज होके काइनेटिक में आएगी एट बी के अंदर, सही है। सो तुम्हारे पास जो होगा वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक आ जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि लॉस इन जीपी इज इक्वल B टू गेन में इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो बोलो। B में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी? होगी, लेकिन हम भी ये मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई लेट्स से ग्राउंड इधर है, सही है, और उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी है, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। आप ऐसा मान लो कि भाई इसको रेफरेंस मान लो, इसको रेफरेंस मान लो, सही है। मतलब आप ये करोगे, अगर यहाँ पे आएगा, जो उसका मतलब है जीपी जीरो हो गई है, सही है। लेकिन एक्चुअली वो जीरो नहीं होगी, बट यहाँ से यहाँ तक आने में जो लॉस हुआ होगा ना जीपी का, लॉस हुआ होगा, भले वो जीरो नहीं होगी, हमें जीरो से कंसर्न ही नहीं ना, हमें लॉस पर चल गया ना। मतलब अगर तुम्हें फाइनल आंसर और इनिशियल आंसर, तुम्हें दो चीज़ें, तुम्हें अगर चेंज निकालना है किसी भी चीज़ का, तो एक तो काम ये है, एक तो काम है कि फाइनल आंसर पता होगा, इनिशियल आंसर पता होगा, तुम दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला डायरेक्ट ही चेंज बता दे, तो तुम्हें ना इनिशियल की जरूरत है ना फाइनल की जरूरत है, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे वही होशियारी है, सही है, कि यहाँ पे चेंज इन्होंने हमें बता दिया भाई, सही है। तो जब हमें चेंज बताया, तो हम उसको एम वी, हाफ एम काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले से इक्वेट कर देते हैं, हमारे पास हो जाएगा। क्या बोलते हो? हो जाएगा ना? जी। सही है। तो हमने कहा कि भाई देखो, उसने कहा शो योर वर्किंग, शो योर वर्किंग का मतलब है तुम्हें जो है ना, वो तो हाथ धोके तो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। सो तुमने यहाँ पे लिखना है लॉस इन जीपीई इज इक्वल्स टू गेन इन के ई, ओके। ये तुमने लिखना है। सही है। लॉस इन जीपी के लिए तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास ऊपर आ रही है 0.36, ओके। और गेन इन तुमने कहा कि हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। कर लो, इंसान बना दो इसको। 0.32, 0.36 इंटू टू डिवाइडेड बाई, अच्छा जी, मास तुम्हारे पास था 2.4 डिवाइडेड बाई 9.81। 9.81 जब रेसिप्रोकल होगा तो 9.81 आ जाएगा ऊपर, एंड 2.5 नीचे रह जाएगा, एंड होल थिंग तुम अंडर रूट कर दोगे, एंड दैट विल गिव यू द आंसर। अरे यार। फिर अच्छा, 1.7. 1.7। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, गुड हो गया, गुड हो गया, आगे आ जाओ। सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। 1.7 सही जा रहे हैं, ओके। गुड है। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी लिख दो बेटा। सुपर पोजिशन लिख दो जल्दी जल्दी, ये डेफिनेशन लिख दो भाई, एक ही उसमें लिखना, एक ही चैट में लिखना प्लीज।
हाँ जी। ओके भाई। अबे भाई ये तो अजीब सा बकलोल हो गया ये तो। ओके सही हो गया। अरे 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 भाई, पूरे पूरे पैराग्राफ आ गए। प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल पैरेलल टू द प्रोपोगेशन। ब्रो प्रोपोगेशन नहीं लिखते यार, ऑसिलेशन लिख देते हैं। समझ रहे हैं ना? हसाम प्रोपोगेशन की बजाय ऑसिलेशन पार्टिकल की लिख दो। ठीक है सर। सही है। अच्छा जी, और कौन लिख रहा है भाई? द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट when the two or more wave meet, the displacement of the resulting wave is the sum of the displacement of the individual waves. Okay, good है। uh, longitudinal wave direction, longitudinal waves direction of oscillation is parallel to the, okay, the propagation of energy. Okay, particle oscillate parallel to the, okay, good है। When the two waves meet, the sum nature, what? When two waves meet of same nature at a point of same, अच्छा ये लिखने की जरूरत नहीं है। When the two wave meet of the same type, okay fine, same nature same type at a point, the resultant displacement is the algebraic sum of what? Of two individual wave displacement। ये कहानी लिखनी है तुम्हें इब्राहिम। मुबीन भाई कहते हैं when the two wave of the same point position is individual displacement, okay। इंडिविजुअल वेव डिस्प्लेसमेंट ये मेंशन करना लाजमी है, ओके। टू वेव ओवरलैप एंड द रिजल्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इज द सम, ओए ईशा, the two wave overlap and the resultant displacement of the wave is the sum of the displacement of the two wave, okay। समझिए, Okay, yes. रिजल्टेंट मेंशन करना जरूरी है। डायरेक्शन ऑफ द Okay. ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल, ओके गुड है। व्हेन द टू वेव ओवरलैप द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द सम ऑफ, ओके गुड हो गया मेरा, वेरी गुड है। शहीर बच्चा वेट कर रहा हूँ यार। ओके, परपेंडिकुलर क्यों लिख रहा है भाई? लॉन्गिट्यूडनल वेव परपेंडिकुलर कहाँ से आ गया? सो वेव इन विच particle oscillate parallel to the direction of energy transfer, ओके गुड है, सही है। ओके उसके बाद तुमसे कह रहे हैं कि when the two wave overlap या फिर मीट, हम ये दो वर्ड ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, सही। कभी कभार वो इंटरफेयर या सुपर इम्पोज को वो कर रहा होता है, सही है। when the, ये तुम लोग ने, बहुत सारे बच्चों ने ये चीज नहीं लिखी है अपने आंसर में, बहुत सारे बच्चों ने ये चीज नहीं लिखी है। व्हेन द टू वेव ओवरलैप, ईशा ने लिखी है व्हेन द टू वेव मीट, हाँ सही है, तुमने भी लिख दी। मुझे कहीं कहीं नहीं दिख रहा था। नहीं नहीं नहीं, दिख गया दिख गया। पार्टिकल, खंसा ने लंबी नहीं की, खंसा लंबी नहीं की तुमने इस पोजीशन पे। ओके, व्हेन द टू वेव ओवरलैप मीट, द resultant displacement of the wave is the algebraic sum of two individual wave displacements. Okay. Rubaiyat says when the two wave overlap at a point, the resultant displacement is the sum of the individual displacements, bro. You have to mention the individual word is a key term. You cannot ignore it. समझ रहे? And when the two wave overlap. Okay, good है. The rest of the thing. Okay. ईशा बेटा रीड कर लीजिए प्लीज। सर ये बड़ा गंदा क्वेश्चन है, मैं नहीं मुझे पढ़ पता रही। है, इसीलिए मैं घर में करा रहा हूँ। इंसान बन के कर लो बेटा, वरना ये जो तस्वीर लगाई हुई है ना, बनाने में टाइम नहीं लगेगा। The wavelength of light from a laser is determined using the apparatus shown in figure 4.1.
The light from the laser is incident normally on the plane of the double slit. The separation of the two slits is 3.7 into 10 to the power minus 4. The screen is parallel to the plane of the double slit. The distance between the screen and the double slit is 2.3. A pattern of bright fringes and dark fringes is seen on the screen. The separation of adjacent bright fringes on the screen is 4.3 to 10 to the power minus 3. Calculate the wavelength. सिंपल सा है, फॉर्मूला बताओगी? एक्स इज इक्वल्स Uh, टू लैम्डा डी, जब्बा जब्बा over अजीब। अबे आना चाहिए यार, सर सिंपल सी ये चीज है मैंने यार। वेव्स के ब्रो फॉर्मूला भी ये करने हैं। बच्चे ये सिंपल सा है यार, ये तो होना चाहिए अभी तक। अच्छा जी, ओके फाइन। 4.3 एक्सपोनेंट -3 सही है। और तुम्हारे पास है इंटू ये आ रही है 3.7 आंसर एक्सपोनेंट। हाँ बोलो। वो जो 4.3 एक्स में -3 है वो एक्स की वैल्यू है ना? हाँ जी, फ्रिंज स्पेसिंग है। ओके। उन्होंने कहा द सेपरेशन ऑफ द एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस, ओके, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 मत कर देना, वो उसके बगैर काम हो जाएगा आपका। ओके। अच्छा जी, कितना आ रहा है भाई? वैल्यू बताओगे? वैल्यू बताओगे प्लीज? नहीं भाई, आवाज कट गई। 690। 690 नैनोमीटर, वही नैनोमीटर में बताना, बी केयरफुल ओके। बच्चों नैनोमीटर में बताना है तो एक्सपोनेंट -9 से डिवाइड कर देना। सही है, चलो गुड हो गया। बेटा आगे आ जाए प्लीज। The intensity of the light passing through each slit was initially the same. The intensity of the light through one of the slit is now reduced. Compare the appearance of the fringes before and after the change of intensity. ये तो बहुत गंदा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं आता है ना। बता दो बेटा। यस, क्या कहोगी? सर वो fringes की appearance brighter से अबे डल हो रुक, जाएगी। अबे रुक 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 भाई, तीन चीजें बतानी है, तीन चीजें बतानी है। देखो उसने कहा कि अपीयरेंस ऑफ द फ्रिंज, अपीयरेंस ऑफ द फ्रिंज जो है ना वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो होगी उसकी सेपरेशन, क्या सेपरेशन पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हाँ ना और क्यों। सही है, पहली चीज। दूसरी चीज ब्राइटनेस। और ये तो तीसरी चीज बना लो डार्कनेस, या फिर उसी के साथ ब्राइटनेस एंड डार्कनेस, ओके। ये तीन चीज़ों पे तुम्हें कमेंट करना है। इसके बारे में मैंने एक ज़माने में बहुत लंबी वीडियो की थी, शायद जिस ज़माने में तुम इंसान नहीं थी। सही, उस ज़माने में मैंने बताया था, समझ लो 2012 या 13 में या 14 के पेपर में, बहुत लंबी की थी। सही है, मतलब आधा आधा घंटा इसमें लगाया था मैंने। सही है, तो खैर। तो खैर अब अच्छा, अब बताओगे क्या Darkness of the होगा? dark. तेरी सेपरेशन हम्म। ये सेपरेशन। कौन सी सेपरेशन है? फ्रिंज सेपरेशन बचा, फ्रिंज सेपरेशन। ओके सर। फ्रिंज सेपरेशन, अच्छा जी, आ जाओ भाई, क्या कहोगे? लगा दो कुछ भी, तुक्का लगा दो। वाई सर फाई। इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है, हाँ हाँ। तो ब्राइटनेस भी रिड्यूस होनी चाहिए। ओके, अच्छा ऐसा होगा, ओके फाइन। सही है। अच्छा उसने Sir, बाय द dark. वे कोई फैक्टर नहीं बता, एक मिनट देगा भाई, एक सेकंड दे बस। अ, अच्छा उसने बाय द वे कोई फैक्टर नहीं बताया कि किस फैक्टर से उसको डबल करो या हाफ करो, तो कुछ भी नहीं बताया, सो यू कैन से कि इंक्रीज और डिक्रीज, ओके। अच्छा जी, क्या बोल रहे हैं भाजी, क्या बोल रहे हैं, बोल भाई प्लीज। सर मैं बोल रहा हूँ darkness of the dark fringes increase हो जाएंगी ना? डार्कनेस ऑफ द डार्क फ्रिंज डिक्रीज हो जाएगी, ओके। कभी भी अपेयरेंस आएगा तो ये तीन, हाँ जी बच्चे, तीन चीज़ें लिखनी होती हैं आपको, सही है। अच्छा जी, सिर्फ सेपरेशन इज सेम, अच्छा जी बच्चे लिख रहे हैं यार, बच्चे तो बहुत हैवी हो गए। कंसा खुद से लिख रही हो? कंसा भेजा फ्राई इस्तेमाल कर रही हो या क्या कर रही हो? अरे यार हैवी। ओके। Increase हो जाएगी। देखो देखो, सुन लो ना, सुन लो, देखते हैं, पहले तो ईशा को तंग करना है, उसके बाद समझाएंगे। अच्छा ईशा क्या कह रही थी, सेपरेशन क्या कह रही थी, सेपरेशन होगी कुछ, चेंज होगी? देखो ये सोचो, अगर अगर देखो अगर कोई भी चीज बोले ना कि ये चेंज होगा या नहीं होगा, आप बोलो भाई डिपेंड किस चीज पे कर रही है, सही है। फ्रिंज सेपरेशन किस चीज पे डिपेंड कर रही है? इन तीन चीज पे डिपेंड कर रही है। लैम्डा डी ओवर ए, राइट। क्या इन तीनों में से कोई चीज आपने चेंज किया इस एक्सपेरिमेंट, ये कहानी के अंदर कोई चीज आपने नो चेंज नहीं चेंज की, फ्रिंज नो सेपरेशन सेम रहने वाली है, ओके। अच्छा जी, ब्राइटनेस और डार्कनेस ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे और इंटेंसिटी पे, सही है। सो आपने इंटेंसिटी के साथ तो कर दी है छेड़खानी, सही है। अच्छा जी, आपने किया क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट थ्रू वन ऑफ द स्लिट इज नाउ रिड्यूस्ड, ओके फाइन। अच्छा जी, तो अब आपके पास यहाँ पे तो एक चीज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई नो चेंज इन द सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस कह देते हैं।
फ्रिंजेस, ओके। ओके, सही हो गया, ये तो एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, इसकी मैंने ना बहुत लंबी करके मैंने इसके नोट्स भी लगा दी मैं उसके अंदर, क्या बोलते हैं, जो एएस का पूरा रिवीजन का नोट्स मैंने तुम्हें भेजा है ना। अगर तुम में से किसी को गलती से उसकी खोलने की तौफीक हुई है, मतलब ऐसे ही क्लिक हो गया, गलती से टच हो गया, तुम कुछ और कर रहे थे, तो तुम्हें उसमें यहाँ पे दिख जाएगा वेव के सेक्शन में, सही। अच्छा, तो देखो सीन ये है, ब्राइटनेस के अंदर तुमने चूंकि रिड्यूस कर दिए, तो पहले क्या हो रहा था, सुपरपोजिशन के लॉ से सोचो, पहले दो वेव एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही थी, राइट। और दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम था, सही है। लेट्स से दोनों वेव का एम्पलीट्यूड था 5 5 का, तो ईशा ओवरलैप होने के बाद कितना बन जाएगा? ईशा को एक 10. 10 बन जाएगा, वेरी गुड है, सही, सिंपल मैथ्स लग रही है। अच्छा, अब आपने क्या किया, द इंटेंसिटी ऑफ द वन ऑफ द स्टेट इज रिड्यूस, तो आपके पास एम्पलीट्यूड भी रिड्यूस हो गया। हम कह देते हैं कि भाई एक का एम्पलीट्यूड पहले 5 था, अभी भी 5 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड 5 से अब हो गया 2.5, ओके। अब एक वेव है 5 की, दूसरी वेव है 2.5 की, जब वो ओवरलैप हो रही है, तो अब इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड कितना बनेगा? 7.5. 7.5। जब 7.5 का एम्पलीट्यूड बना, तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी आपके पास जो पहले बन रही थी वो 10 बन रही थी, अब जो बन रहा है 7.5 बन रहा है, तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, राइट, क्योंकि Hmm. इंटेंसिटी कम हो गई है, ओके। अच्छा जी, डार्कनेस पे आ जाओ। पहले पहले दो वेव थी, एक 5 की थी और दूसरी भी 5 की थी, लेकिन दोनों एक यू मीट करी थी और दूसरी यू मीट करी थी, रिजल्टेंट कितना बनना चाहिए था? यस, वो एक जल्दी बोल यार। तो ये 5 है, हाँ, ये भी 5 है, सही है, ये पॉजिटिव 5 है, नेगेटिव 5 है, 0 बन जाएगा, यस। 0. गुड हो 0. गया। अच्छा, अब ऊपर वाली 5 की है, नीचे वाली 2.5 की है, ओके। सो अब कितना रिजल्टेंट बनेगा? यस, कम ऑन, 5 - 2 करना यार, क्या कर रही है? 2.5. टू 2.5. पॉइंट फाइव ओके, 2.5, ओके। सो 2.5, अब देखो पहले जो है वो बिल्कुल कैंसिल आउट होके जीरो हो रहा था, जिसकी वजह से डार्क स्पॉट बन रहा था, अब कैंसिल आउट होके जीरो नहीं बन रहा, 2.5 बच रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई आपके पास जो है ना कुछ इंटेंसिटी आपको मिल रही होगी, मतलब डार्क स्पॉट जो है थोड़े थोड़े ब्राइट दिख रहे होंगे, सही है, और ब्राइट स्पॉट जो है वो थोड़े थोड़े डार्क होने लगेंगे, राइट। सो आप ये कह Hmm. दोगे कि भाई ब्राइटनेस ब्राइटनेस ऑफ द bright spot decreases, okay, and darkness of the dark spot increases, right। या तो तुम अगर लंबी नहीं करनी है, और सिंपल से हम ये कह सकते हैं कि भाई तुम इसमें जो है ना ये कर लो कि डिफरेंस, या तुम कह दो कॉन्ट्रास्ट, कि कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ब्राइटनेस एंड द डार्कनेस डिक्रीजेस, समझिए। सर यस, इधर डार्कनेस कम नहीं Yes. होगी? कम क्यों होगी भाई? ओए, वैसा वाला हिसाब किताब नहीं है। देखो, डार्कनेस मैक्सिमम होगी जब जीरो एम्पलीट्यूड होगा, यानी जीरो इंटेंसिटी होगी, ओके। एंड डार्कनेस ज्यादा नहीं हो सकती, ओके, समझ रहे हो ना। डार्कनेस डार्कनेस है, वो मैक्सिमम पे ही होगी जब भी होगी, समझ रहे हो। लेकिन डार्कनेस मिनिमम हो सकती है, समझ पा रहे हो आप। लाइक डार्कनेस बिकम अ लिटिल बिट ब्राइट, बट डार्कनेस कैन नॉट बी डार्क इन एनी मोर, सही समझ रहे हैं? आपने इधर लिखा ब्राइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ द डार्क स्पॉट्स इंक्रीजेस। अच्छा, ये गलत हो गया ना, लेस 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 डार्क हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। ब्राइटनेस ऑफ द ब्राइट स्पॉट डिक्रीजेस एंड द डार्कनेस ऑफ द डार्क स्पॉट डिक्रीजेस। सर, सही, हाँ जी, बोलो बोलो। अभी आपने कहा है कि डार्क मतलब अगर एम्पलीट्यूड हमारा 0 से 2.5 आ रहा है रिजल्टेंट, हाँ तो हाँ, फिर ये डार्क स्पॉट और भी डिक्रीज हो जाएगा? ये मतलब इसका जो कालापन है ना, वो थोड़ा सा वाइट वाइट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ब्राइटनेस की तरफ आ जाएगा, ये कहने का मतलब है, समझ लो। ओ अच्छा अच्छा, जी जी क्योंकि इसमें जी जी। इंटेंसिटी मिल रही है ना, इसमें अब लाइट मिलने लगी है तुम्हें, अब लाइट मिलने लगी है तो वो थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा होगा तुम्हें, समझ लेस, तो ये तो तुम कह सकते हो कि देयर बी लेस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ब्लैक एंड द डार्क, बिटवीन द वाइट एंड द डार्क स्पॉट, ये कह सकते हो। सेट हो गया, सेट हो गया। सर, फॉर हाँ जी, एग्जांपल अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होती तो ब्राइट स्पॉट बिकम्स मोर ब्राइटर और डार्क डार्क वैसे स्पॉट ही रिमेन। रहता। हाँ जी, वैसे ही रहता, वैसे ही रहता। सही हो गया, गुड है। और सर एक और चीज पूछनी थी, अगर वो हाँ वाटर वेव्स की बात कर रहे हैं हम, जैसे लाइट पर ब्राइटनेस के बारे में बात हाँ, करते हैं, इसमें भी ब्राइट ब्राइट डार्क स्पॉट और ब्राइट स्पॉट होते हैं, लेकिन सर उधर हम वाइब्रेशन के बारे में ज्यादा बोलेंगे हाँ, या?
देखो वहां पे अगर जो तुमसे कह रहे हैं कि अपीयरेंस के बारे में बात करें ना, अब देखो ये तीन चीजें आती हैं, एक तो वाटर वेव आ रही है, लाइट आ रही है, साउंड आ रहा है, राइट। अगर तो अपीयरेंस की बात कर रहे हैं तो किस तरह से वाटर किस तरह से अपीयर होगा, वो ऑसिलेशन उसकी ज्यादा बड़ी बनेंगी, रिपल्स ज्यादा होंगे, राइट। मतलब उसकी ऑसिलेशन बस तुम्हें ज्यादा बड़ी दिख रही होंगी या कम दिख रही होंगी, नो नो ऑसिलेशन अनडिस्टर्ब दिख रहा होगा, ये तुम कह दोगे, राइट। डिपेंडिंग अपॉन कि वही वो किस तरह से हो रहा है, सही है। अच्छा। वाइब्रेशन देखेंगे। वाइब्रेशन, नहीं वाइब्रेशन कह सकते हो, वाइब्रेशन कह सकते हो, रिपल्स कह सकते हो, सही है। और ऑसिलेशन कह सकते हो, सही है। क्लियर हो गया। और अगर साउंड है तो नहीं साउंड के अंदर, बोलो बोलो। नहीं, आप पहले कंप्लीट कर लें। ओके, साउंड के अंदर जो है वो लाउड साउंड, अगर तुम लिखोगे यहाँ पे अपेयरेंस के बारे में लिखोगे तो ब्राइटनेस के बजाय लाउडनेस, और आप कह सकते हो कि भाई लाउड का क्या होता है, बस लो होगा आपके पास, लो साउंड होगा, लाउड साउंड होगा, सही है। सो बस ये आपके पास होगा, सही, तो ये आपने लिखना है, सही हो गया। हाँ जी, बोलिए, क्या बोलिए आप। सर अगर इधर एम्पलीट्यूड के बारे में बोल रहे होते हैं, लाइक फॉर हम्म एग्जांपल एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाता है, हम्म तो फिर फ्रिंज सेपरेशन चेंज नहीं नहीं होके नहीं रिड्यूस हो जाती है। नहीं नहीं बच्चा, तब भी सेम आंसर होता। देखो एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी से रिलेट होके वो ब्राइटनेस डार्कनेस से रिलेट होगा ओनली, ओके। अगर ओके। तो इन तीनों में से कोई चीज भी आपने चेंज किया, मतलब मान लो आपने स्लिट सेपरेशन चेंज कर दिया, इंक्रीज किया, तो फिर ये डिक्रीज होगा, इसको डिक्रीज, इसको डिक्रीज किया तो वो इंक्रीज होगा, राइट। उल्टा रिलेशन है, लैम्डा अगर रेड लाइट के बजाय आपने ब्लू लाइट इस्तेमाल कर लिया, ब्लू के बजाय रेड इस्तेमाल कर लिया, तो उसकी वजह से ये चेंज होगा, राइट। डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंज एंड स्पेसिंग, यानी यानी अगर इस एक्सपेरिमेंट के अंदर से ना कोई भी चीज आगे पीछे कर दी है, इसको दूर स्क्रीन को उठा के पीछे कर दिया, सही है, या इनके बीच में फासला कम कर दिया, या लाइट चेंज कर दी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में चेंज कर रहे हो, तो फिर आपके पास जो है ना ये पहला वाला पॉइंट चेंज हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में चेंज नहीं कर रहे हो, और लेकिन जो है वो आप जस्ट ये कर रहे हो, क्या बोलते हैं अपना, जैसे आप लाइट को वो कर रहे हो, यानी लाइट की आप जो है ना वो ब्राइटनेस और डार्कनेस चेंज कर रहे हो, तो फिर यानी एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी, तो फिर उससे जो है ना वो आपके पास ये ब्राइटनेस और डार्कनेस पे फर्क आएगा। क्लियर हो गया। यस। परफेक्ट। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन भाई। फाइव, फाइव के बाद सिक्स तो है नहीं अपने सिलेबस में। अलाडी, अलाडी भाई, लास्ट क्वेश्चन। आ जाओ भाई। भाई सर की क्लास स्टार्ट नहीं हुई तुम लोग की? हो गई हो सर। गई। हो मैसेज गई आ है? गया। तो क्या सीन है, जा रहे हो या फिर करके जाओगे? हमने बस कहा 5 मिनट ही आखिरी क्वेश्चन करके आ ओके, आ जाओ, बस ये कर लो, मम्मी ने करा दे, जल्दी जल्दी करा दे। Metal wire is used to connect a power supply to a lamp. The wire has total resistance of 3.4 ohms and the metal has a resistivity of 2.6 exponent negative 8. The total length of the wire is 59 meters. Show that the wire has cross-sectional area 4.5 exponent negative 7 meters square. ओके। अच्छा जनाब, सो आपने कहा कि भाई रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, ऐसे ही किया? अच्छा जनाब, और आपने कर दिया कि रेजिस्टेंस आपके पास आ गई 3.4, सही है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने निकाल लेना, तो इसको नीचे कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2.6, कितनी आ रही है भाई, एक्सपोनेंट -8 इंटू 59, आ रही है, शो हो रहा जी। है? ओके परफेक्ट। आगे आ जाओ भाई। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला दिखाना लाजमी है, ओके, फॉर्मूले के बगैर वैल्यूज पुट की नंबर नहीं मिलेगा, ओके, क्योंकि शो दैट वाला क्वेश्चन है। चलो आ जाओ। The potential difference across the total length of wire is 1.8 volts. Calculate the current in the wire. ओके, V इक्वल्स टू आई आर आ जाएगा, सही है। सो कितना, कितने की रेजिस्टेंस है? यार, ये फॉरन फॉरन आंसर आ रहे हैं ना, मतलब बस यार। 0.53. 0.53। ओके, आगे आ जाइए। अच्छा ओके, डन है, सॉरी। आ जाओ। The number density of the free electrons in the wire is 6.1 exponent 28. Calculate the average drift speed of the free electrons in the wire. ओके, आपने कहा कि भाई आई इक्वल्स टू NaQVT, NaQV, ओके। एंड करंट आपके पास है 0.53, सही है, डिवाइडेड बाय ए तुम्हारे पास है अच्छा जी, एन आपके पास है 6.1 एक्सपोनेंट 28, सही है, और इनटू अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया हमने पहले वाले पार्ट में निकाला। 4.8, ओके नाइस, 4.8 एक्सपोनेंट 4.5 एक्सपोनेंट -7, ओके। एंड अबे मेरे को तो करने दो, तुम लोग सारे मेरे से आगे भाग रहे हो यार। अच्छा जी, क्यू तुम्हारे पास है 1.6 एक्सपोनेंट -19,
बच्चे बता रहे 1.2 एक्सपोनेंट -4 ऐसा आ रहा है। एक मिनट, बहुत सारे बच्चों ने बताया यार इसमें तो। और 1.2 एक्स, अरे भैया शहीर शहीर कसम से तूने सॉल्व किया है। देखो सर मेरी 1 वन। -4 परफेक्ट परफेक्ट है, आगे आ जाओ भाई। अच्छा। ये भी सर बहुत बड़े पावर देते हैं भाई। अरे सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है यार, सिर्फ भेजा इस्तेमाल करना है। आ जा भाई, रीड कर ले। A different wire carries a current. This wire has a part that is thinner than the rest of the wire, as shown in figure 5.1. ओके, ये आ गया। अच्छा जी, आ जाओ। State and explain qualitatively how the average drift speed of the free electrons in the thinner part compare with that in the rest of the wire. ओके, थिनर पार्ट में क्या रीजन, रीजन भी तो एरिया लिखो। कितना है? एरिया कम है तो स्पीड क्या होगी। ज्यादा होगी। स्पीड ज्यादा होगी, आप ऐसा कह रहे हो। ये बाकी चीजें तो कांस्टेंट रहेंगी ना। ओके। सर वो बीच में थिनर है तो ब्लॉक ही जाएगी ना। अच्छा ऐसा कह रहे हो। हाँ। अच्छा जी, चलो आ जाओ, लिख लेते हैं। अच्छा, तुमने कह दिया कि भाई क्रॉस सेक्शन एरिया तुमने लेस कर दिया है, तो उसकी वजह से ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, सही है। सो द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज smaller, so the V would be larger. ओके। ओके, आगे आ जाओ। You can explain whether the power dissipated in the thinner wire is the same, less, or more than the power dissipated in an actual length of the rest of the wire. ओके, फाइन। सहारा होशियारी कर रहा है बैठ के, ये जो है ना, चैट बॉक्स में होशियारी कर रहा है, फोर्सफुल ये कराएंगे वो कराएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ जी, बोल भाई। पावर सेम होगी। पावर आप कह रहे हो सेम होगी, अच्छा जी। देखो ना, पावर डिपेंड कर रही है। पावर इज इक्वल टू आई वी पे डिपेंड कर रही है, या अगर हम कर लें वी स्क्वायर आर कर, आई स्क्वायर आर कर लेते हैं, आई स्क्वायर आर, सही है। अच्छा जनाब, सो करंट हमारे पास तो सेम स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द पावर डिसिपेशन नहीं ना, कुछ और लगाना पड़ेगा। वायर है, थिनर पार्ट है और फिर वो वायर है, तो करंट हमारे पास सेम है। अबे रीजन भी तो बता यार प्लीज। पावर ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एज द करंट इंक्रीजेस, सो पावर डिसिपेटेड इंक्रीजेस। स्पीड जैसे, अच्छा देखो एक मिनट, मुझे भी लॉजिक लगाने दो मुझे, अबे एक मिनट दो, एक मिनट दो, एक मिनट दो, मुझे ज़रा लॉजिक लगाने दो और मैं भी बताता हूँ। सो आपके पास है आई इक्वल्स टू NAQV, सही है। सो हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है ना एरिया कम था, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, वो तो हमने बता दिया, सही है। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारे पास करंट सेम है, क्योंकि हमारे पास जो है सर्किट सीरीज सर्किट है, राइट। सो हमने ये तो नहीं कहा। अच्छा, लेकिन हमारे पास जो है ना, चूंकि एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, सही है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, सो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब है कि इट रिक्वायर्ड मोर पावर, सही है। अच्छा जी, एक तो ये बात है। अच्छा, अगर हम लेकिन इसमें हम वोल्टेज हमें फिर सेम लेना पड़ेगा। मतलब हम ये मान रहे हैं कि वोल्टेज सेम है, हम ये कह रहे हैं कि भाई सो द स्मॉलर स्मॉलर एरिया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया causes the resistance to increase, ओके, पहली बात हो गई। अच्छा, उसके बाद तुमने क्या कहा, which will cause greater power dissipation, ओके, dissipation, सही है। as the current is same, as the current इज सेम, सही हो गया। चलो ये हमने बात कर दी, चलो
आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। आगे आ जाओ प्लीज। मैं बोलूँ? है। अबे पढ़ूँ? तुम पढ़ लो पढ़ लो। Three resistors have resistances of 180 ohms, 90 ohms, and 30 ohms. Sketch a diagram showing how two of these three resistors may be connected together to give a combined resistance of 60 ohms between the terminals shown. Ensure ensure you label the values of resistance in your diagram. ओके, क्या करोगे भाई? बच्चे तो बहुत शपाटर हो गए। बच्चे तो फौरन फौरन आंसर दे रहे हैं। अच्छा जी। कैसे तुम्हें पता चल रहा है भाई? क्या बताओगे भाई, कोई भी वो बताने वाला है पैरेलल कोई? में कनेक्ट कर देंगे, किन 180 दोनों? और 180 और 90 को पैरेलल में कह रहे हो? जी। अच्छा जी, 180 और 90 को पैरेलल में कह रहे हो आप। अच्छा देखो भाई, मेरा तीन रेजिस्टर्स हैं, इनका आसान तरीका, अब तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि भाई पैरेलल में कनेक्ट करना है सीरीज में कनेक्ट? अगर तुम्हारी जो है ना वो दिमाग स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तुमने कहा कि भाई ओके। अगर पेपर में लेट से खुदा ना खास्ता मान लो नहीं चला स्ट्रॉन्ग, सही है, फिर क्या करोगे? तो उसमें मैं तुम्हें एक छोटा सा वो बता देता हूँ। तीन रजिस्टर में तो सिंपल सा हो जाएगा, राइट। चार रजिस्टर में थोड़ा सा फंस जाओगे, राइट। देखो सीन ये है कि तुम्हारे पास तीन रजिस्टर है, चार पॉसिबिलिटी बनेगी। तीनों को सीरीज में लगा दो, सही है, तीनों को सीरीज में लगा दो, सही है, या फिर तीनों को सर, पैरल। इधर तो उन्होंने कहा है कि दो रजिस्टर होंगे। एक मिनट, हाउ टू ऑफ दीज रजिस्टर में भी, अच्छा तो अबे फिर तो सिंपल सी जिंदगी यार, फिर तो ये खत्म हो जाएगा फिर। सॉरी माय बैड। सही है, तो फिर तो बस जो रजिस्टर है तो तुम कोई भी दो पकड़ लो, सही है। और तुम्हारे पास जो है कौन सा आ रहा होगा? 180 और 90 आ रहा होगा ना? जी। 180 और 90, सही है। चलो फिर वो अगले वाले पार्ट में आ जाएगा। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। A potential divider circuit is produced by connecting the three resistors to a battery of electromotive force 12 volts and negligible internal resistance. The potential divisor circuit provides an output potential difference V out of 8 volts. Figure 5.2 shows the circuit diagram. ओके। अच्छा जी, आपने यही चीज़ें लगाई हुई हैं और यहाँ के पास हो गया 30, सही, यहाँ के पास हो गया 30, सही हो गया। अगर आप इसको रीड्रॉ करो, सो रीड्रॉ का मतलब है कि भाई यहाँ पे जो रेजिस्टर आ रहा होगा वो आपके पास आ रहा है 30 का, सही है, और यहाँ पे जो एक रेजिस्टर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 60 का, सही है। मतलब यहाँ पे आपके पास जो एक रेजिस्टर आएगा वो आ जाएगा 60 का, क्योंकि आप इनको रिजॉल्व करके देख चुके हो ऊपर ही, सही है। सो ये आपके पास आ रहा है 60 का, जिंदगी सुकून में, ओके। तो जब जिंदगी सुकून में, तो सुकून में रहने दो, ये 60 आ गया है और ये 30 आ गया, सही हो गया। टोटल वोल्टेज है 12 का, सही है, तुम्हारे पास ओवरऑल रेजिस्टेंस बन जाएगी 90 की, सही हो गया। अच्छा जनाब, फिगर रेजिस्टेंस ऑफ, ओके फाइन। अच्छा उसने क्या कहा कि 8 वोल्ट का वी आउट कहाँ पे आएगा? 8 वोल्ट का वी आउट कहाँ पे आएगा? तुम अब देख लो, तुम्हारे पास क्या करना है, तुमने इन दोनों के क्रॉस काम करना है, या तुमने इन ऊपर नीचे वाले के क्रॉस काम कर लेना है, ये नीचे वाले के क्रॉस काम कर लेना है, सेट हो गया। कर लो भाई जी, 30/90 कर लो, सही है, इंटू 12, सही है। कितना आता है? 3 1 3 3 सही है, 3 1 एंड 3 4 12, 4 अगर यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब है 8 यहाँ पे आ जाएगा, वी आउट ही आ रहा है। बच्चों ये बात समझ में आई है? यस, कुछ आना बोलो प्लीज। ओके परफेक्ट हो गया, चलो बस यहाँ तक कहानी सर, ये थी। रिपीट कर देंगे और ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ भाई। अम्म अरे हाय ये भी आ रहा है। चलो मैं ही कह रहा हूँ देखो। अच्छा मुबीन यहाँ तक बताइए प्लीज, ये वाली भी चीज समझ में आती है? जी, ये तो समझ Okay, गए। is this clear? Okay, fine. Now they're saying the potential divider circuit provide an output of 8 volts. Okay, so the output could be, okay, so the output could be okay, in between these 2 points or in between these 2 points. You just need to figure it out. Okay, so label the resistance of all three resistors and the potential differences across the V out. सही है. So now what you made right here, you have to just draw it here, क्योंकि वो जैसे आप ऊपर वाली चीज यहाँ पे बना रहे हो, सही है, एंड 30 यहाँ पे आ जाएगी। एक तो ये बात हो गई, सही हो गया। नाउ हमने वी जस्ट सिंप्लीफाई दिस थिंग आउट, तो हमने इसको ये बना दिया, राइट। अब आपने क्या करना है, यू कैन जस्ट पिक, आई पिक दिस वन, राइट, 30, एंड मैंने जो है ना इसका रेशो मेथड से इसकी पोटेंशियल डिफरेंस निकाली कि भाई ये अगर 30 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना वोल्टेज होगा, कि जबकि हमारे पास टोटल 90 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 12 वोल्ट्स आ रहे हैं, राइट।
तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आई गॉट 4। ओके, सो 4 मीनिंग कि हमारे पास जो है ना कि 30 के अक्रॉस 4 वोल्ट का रेजिस्टर आ रहा है। ओके, 4 वोल्ट का 30 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस 4 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं, राइट। उसने कहा कि भाई 8 वोल्ट जो है वो उसको वी आउट कह रहा है, सो दैट इज वाई 8 शुड बी राइट देयर। ओके, क्योंकि द सम ऑफ द टू रेजिस्ट द सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप शुड बी इक्वल टू 12, राइट। सो दैट इज वाई। इज दैट क्लियर गाइस? जी सर। ओके रुबाइज, इज दैट क्लियर? ओके परफेक्ट, चलो पेपर कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, एक छोटा सा पार्ट है बाय द वे, अगर इसको चाहो तो कर लेते हैं वरना इसको स्किप कराते हैं, लेकिन प्लीज़ होमवर्क देते जाओ, होमवर्क लेते जाओ जाने से पहले। सही, जो जाना चाह रहे हैं सर की क्लास में चले जाओ, होमवर्क लेते जाओ। हमने मई जून कर लिए, थोड़ा सा होमवर्क ज़्यादा देने लगा हूँ। जून 2020 के कर लोगे तुम दोनों वेरिएंट, 22 करोगे, 23 करोगे, सही है, 23 कर लोगे, सही है। और तुम उसके बाद जो है ये आप ग्रुप में भेज देंगे होमवर्क होगा, हाँ वीडियो? हाँ हाँ, बस सेट है, सेट है। और ओके सर, लास्ट। लाफिज भाई लाफिज, वाई आर वी मल्टीप्लाइंग बाई 12 इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग, इज इन 12 वी इन? हाँ जी ब्रो, 12 वी इन है ना, तो फॉर्मूला ये होता है वी आउट इज इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 टाइम्स वी इन, ये वाला फॉर्मूला, दिस इज द फार्मूला। ओके, दिस इज द करेक्ट फार्मूला। वी इन इज नॉट राइट हेयर। ओके, ओके फाइन। सो अक्टूबर नवंबर 2019, 22 सर एंड ये 23। बस ग्रुप पे भेज ओके ओके भाई, ओके भाई, चलो बस ये क्लास एंड करते हैं यहाँ पे, सही है। एंड ये 4 पेपर प्लीज करके रखना, सही है। और बस इंशाल्लाह फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में तुम लोग से मिलते हैं, सही है। चलें, सर चलें जी भाई सर साहब। बात सुन। हाँ सर बोल मेरी बोल, बात। बोल मेरी बोल भाई। तारीफ। हाँ हाँ, मेरी तारीफ। तुम्हें तारीफ में क्या मिलेगा? मुझे मेरे तुम अब्बा को तारीफ करनी है आपने। और देखिए, मैं फोर्सफुली करवाऊंगा तो अच्छा नहीं लगता ना, तो आप अपने दिल से करिएगा ना। बेटा, मैं तो बहुत गंदी गंदी बुराइयां करने वाला हूँ, खुदाई कसम। क्यों क्यों भाई, तो इतना अच्छा तुम्हारे तो अब्बा, करवा। मैंने गालियां सोच के रखी हैं अभी तो मैंने अंकल को बोलना है, तो बदबख्त हो गया है, तो बच्ची बाजी के चक्कर में ना पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गया ये क्लास से लेने आ ही नहीं रहा।